बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 22 में आप सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर नजमा राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 360 डिग्री रीज्ञान, जहां पे हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशन को रट्टा मार के नहीं सीखते बल्कि इसको खुद बिल्ड करते हैं और फिर हम उसे कंपैरिजन, कनेक्टिंग डॉट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज का क्लास भी हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में फिर से हम टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को कंपैरिजन के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने डे 19 के लेसन में रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस को समझा था, डे 21 के लेसन में रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को समझा था। एंड टुडे मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, आज हम जानेंगे इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि इन दोनों टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को लेके आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसीलिए तो ये आज का लेसन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए खास, ताकि हम एक ही लेसन में टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ें और इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, उसको जाने, समझे और खुद पहचाने। और उसके बाद फिर हम एक लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यू कैन से इट इज अ पीस ऑफ केक, या एक पीस ऑफ केक को खाना जितना आसान है उतना ही आसान है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझना। सो आर यू रेडी टू शाइन विथ मी? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसको समझने के लिए हमें इनडेफिनिट वर्ड को समझना होगा। इनडेफिनिट मतलब वो जो कि डेफिनिट नहीं है, और डेफिनिट का मतलब वही जो पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक है, जो सर्टेन है, जिसको हम हिंदी में निश्चित या निर्दिष्ट कह सकते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट क्या है? जो पर्टिकुलर और जो स्पेसिफिक नहीं है, दैट मीन्स कि जनरल है। जो सर्टेन नहीं है, दैट मीन्स कि अनसर्टेन है। जो निर्दिष्ट या निश्चित नहीं है, दैट मीन्स कि जो अनिर्दिष्ट या अनिश्चित है। तो आप देखिए इस एक इनडेफिनिट टर्म को हमने कितने सारे मीनिंग्स के थ्रू समझा। अब इसी के थ्रू हम इसके डेफिनेशन को बिल्ड करेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो सारे प्रोनाउंस है जो कि एक नाउन का या पर्टिकुलरली बोले तो पर्सन या थिंग्स का जनरल होने को इंडिकेट करते हैं। अब आइए ब्रॉडली इसको कुछ सेंटेंस में एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा राम इज कॉलिंग यू, फिर मैंने कहा सिया इज कॉलिंग यू, और फिर मैंने कहा आई डोंट नो हु इज कॉलिंग यू। ये तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा राम इज कॉलिंग यू, दैट मीन्स कि राम बुला रहा है, मुझे पता है कि वो राम है इसीलिए मैंने उसका नाम लिया। सेकंड सेंटेंस में मुझे पता है कि वो सिया है इसीलिए मैंने उसका नाम लिया। लेकिन थर्ड सेंटेंस में मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, तो राम के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? ही का। सिया के लिए शी का। लेकिन आई डोंट नो हु, उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? someone का। someone is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो ये जो someone वर्ड है जो कि किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ये यहाँ पे हमारा एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन इनडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सर्टेन और नोन नहीं है कि कौन बुला रहा है, इसीलिए हमने someone का यूज किया है, और इसीलिए ये someone हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जी हाँ, जिस someone को आप हमेशा अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो someone एक प्रोनाउन है। और सिर्फ someone ही नहीं, someone, something, somebody, anyone, anything, anybody, everyone, everything, everybody, no one, nobody, nothing, ये सारे ही हमारे प्रोनाउंस हैं। जैसे कि मैंने कहा I help everyone, तो यहाँ पे जो everyone है मैंने ये नहीं मेंशन किया कि I help my relatives, I help my friends, I help my neighbors। मैंने पर्टिकुलरली किसी इंसान को, किसी पर्सन को डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? I help everyone, और he और she में भी anyone। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो everyone है ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। उसी तरह से I lost everything, that means कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैंने क्या क्या खो दिया। मेरा हाउस है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मैंने इन सबको मेंशन नहीं किया, बस मैंने इतना कहा I lost everything। तो यहाँ पे ये जो everything है ये अनसर्टेनिटी को शो करता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और इसीलिए इन सारे वर्ड्स को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस को समझने के बाद आइए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को समझते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इसको समझने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को समझना होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में बंटवारा कहते हैं।
और बंटवारा कब पॉसिबल होगा? तभी जब ग्रुप के मेंबर्स को एक एक करके इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इससे कुछ अलग नहीं है। जब हम एक ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली सेपरेटली इंडिकेट कर रहे हैं तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें से कि ईच दैट मीन्स कि हर कोई जो है वो प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है ये तो हमारा प्लूरल है, फिर मैंने यहाँ पे इज क्यों लिखा? क्योंकि मैंने तो कहा था कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इज क्यों लिखा? क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? जी नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, इसको देखने का नजरिया रॉन्ग है। यहाँ पे इज स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ईच के लिए लगा है। हमें सिर्फ नाउन को नहीं देखना है, हमें पूरे सब्जेक्ट को देखना है। और सब्जेक्ट हमारा नाउन नहीं, एक नाउन फ्रेज है जो कि है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो यहाँ पे इज लगा है ये ईच के लिए हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, यहाँ पे इज जो है वो ईच के लिए लगा है। और ईच एक सिंगुलर टर्म है जो हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब लेता है। अब आइए प्रोनाउन को समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसके बारे में हम एक एक करके बता रहे हैं, इंडिविजुअली या सेपरेटली बता रहे हैं। तो इस केस में ये जो ईच वर्ड है यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखूं और मैं कहूं ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के बारे में बता रही हूँ और ईच हमारा सिंगुलर टर्म है, इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे ये जो ईच वर्ड है क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? जी नहीं, यहाँ पे ये एक प्रोनाउन नहीं है। क्यों प्रोनाउन नहीं है? क्योंकि ये नाउन के साथ आया है और नाउन के साथ आने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे ये जो ईच वर्ड है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब अगर मैं इस सेंटेंस को एक और तरीके से कहूँ, ईच इज प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे कहा ईच इज प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे नहीं कहा स्टूडेंट प्रेजेंट है, कॉलीग प्रेजेंट है, एम्प्लॉयज प्रेजेंट है, टीचर्स प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो ईच वर्ड है जो किसी नाउन के साथ नहीं आया है, तो फिर इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? ये ईच वर्ड तब इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के अनसर्टेन होने के बारे में हमें बता रहा है, किसी पर्सन के अनसर्टेन होने के बारे में हमें बता रहा है। तो आप देखिए ईच वर्ड जो है अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है अलग अलग सिचुएशन में। और यही ईच वर्ड कभी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहलाता है या एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी कहलाता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहलाता है। बस इसको समझने के लिए हमें अलग अलग लॉजिक के थ्रू, अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू इनको समझना होगा। एंड आई होप कि इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा है। अब आइए इन दोनों को और डिटेल में कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। तो हमने क्या जाना? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पर्सन और थिंग्स इन जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट इंडिकेट्स पर्सन और थिंग्स पर्टिकुलरली और इंडिविजुअली। यही है इन दोनों प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या है? मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं इन दोनों प्रोनाउंस के वो सिमिलर है या कॉमन है। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने ये जाना था कि रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड सेम है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के वर्ड सेम है, उसी तरह से इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के भी वर्ड्स मोस्टली सिमिलर हैं। और वो सारे वर्ड्स कौन से हैं? वो सारे वर्ड्स हैं ईच, every, either, neither, all, both, any, many, some, few, several, other, another, one। और यही सारे वर्ड्स कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं और कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे? इसको समझने के लिए आइए हम कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। यहाँ पे हम ईच के प्लेस में नन का भी यूज
यूज कर सकते हैं, जैसे कि none of the students is present, one of the students is present। उसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है each is present, none is present या one is present। तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे ऑफ द स्टूडेंट्स लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, और यही डिफरेंस जो है डिफरेंस क्रिएट करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहाँ पे हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसी ग्रुप में से हम ईच के बारे में, दैट मीन्स कि हर एक के बारे में, नन के बारे में, दैट मीन्स कि किसी के बारे में नहीं, या फिर वन के बारे में, दैट मीन्स कि एक के बारे में बता रहे हैं। तो इस केस में ये जो हमारा वर्ड है ईच, नन एंड वन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे ईच, नन और वन, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली यूज हुए हैं, ना तो ये किसी नाउन के साथ आए हैं और ना ही पर्टिकुलरली ये किसी पर्सन या थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये इनडेफिनाइट है, अनसर्टेन है, और इसीलिए इन सारे वर्ड्स को हम यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईच, नन और वन, इन तीनों ही वर्ड्स के साथ हमने ईज का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं सिंगुलर टर्म्स हैं। ईच का मतलब हर एक, नन का मतलब कोई नहीं और वन का मतलब एक। तो ये जो है ये सिंगुलर टर्म्स हैं और ये हमेशा से ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में लिखा है। अब आइए सेकंड सेंटेंस पे, ऑल ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, फ्यू ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, मैनी ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग या सेवरल ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। और क्योंकि ये सारे वर्ड्स भी जो है वो प्लूरल हैं, दैट मीन्स कि ये प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे, इसीलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरह से ये जो ऑल, सम, फ्यू, मैनी, सेवरल हैं, ये बुक्स के ग्रुप में से कुछ को इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने में से इतना, इसीलिए ये सारे वर्ड्स भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। और सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि ऑल आर इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है कि क्या इंटरेस्टिंग है। सम आर इंटरेस्टिंग, फ्यू आर इंटरेस्टिंग, मैनी आर इंटरेस्टिंग, सेवरल आर इंटरेस्टिंग। तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी इनडेफिनाइट है, अनसर्टेन है, इसीलिए इन सारे वर्ड्स को भी हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पे, ईदर ऑफ द ड्रेसेस इज ब्यूटीफुल, या फिर हम इसको नीदर ऑफ द ड्रेसेस इज ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। उसी तरह से ईदर इज ब्यूटीफुल, नीदर इज ब्यूटीफुल। अब ये ईदर और नीदर जो है वो टू नाउन्स के लिए ही यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग और एक साथ लिखा है। और बोथ भी जो है वो भी हमारा टू के लिए यूज होता है। बोथ का मतलब क्या होता है? दो। इसीलिए जब भी हम किसी टू नाउन्स, टू पर्सन, टू थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तब हम वहां पे ईदर, नीदर और बोथ का यूज करेंगे। लेकिन ईदर और नीदर जो है वो सिंगुलर टर्म्स हैं, इसीलिए वो ऑलवेज एंड फॉरएवर अपने साथ ईज लेंगे, दैट मीन्स कि सिंगुलर वर्ब लेंगे। और बोथ जो कि एक प्लूरल टर्म है, जो कि दो को इंडिकेट करता है, वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। और यहाँ पे ईदर, नीदर, बोथ ये सारे भी जो हैं ड्रेस के एक ग्रुप से इतने में से इतना शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ईदर ऑफ द ड्रेसेस, इन ड्रेसेस में से कोई भी, नीदर ऑफ द ड्रेसेस, इन ड्रेसेस में से कोई भी नहीं, और बोथ ऑफ द ड्रेसेस मतलब इन दोनों ड्रेसेस में से दोनों ही। तो यहाँ पे ईदर, नीदर, बोथ जो है ये भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। एंड सिमिलर केस यहाँ पे भी है, ईदर इज ब्यूटीफुल, नीदर इज ब्यूटीफुल, बोथ आर ब्यूटीफुल, ये भी हमारे फिर इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाएंगे। सो आई होप कि यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस को लिख के मैंने सारे ही वर्ड्स को पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। सिंगुलर टर्म में, प्लूरल टर्म में, टू के केसेस में, मेनी नाउन्स के केसेस में हम कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे और कौन से केस में वो इंडेफिनिट प्रोनाउन और कौन से केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आइए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में समझते हैं। लास्ट स्लाइड में मैं एक पॉइंट डिस्कस करना भूल गई, तो आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझने से पहले इस पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने वहां पे आपको कहा था कि ऑल, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, इन सारे वर्ड्स के साथ जनरली हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, जो कि है ऑल एंड सम। आपको 3 इडियट्स का वो सॉन्ग याद होगा, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों
को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। एक्चुअली मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने 2 लाइन गुनगुना दिया। बाय द वे, यहाँ पे ऑल इज वेल, ऑल के साथ हमारा इज जो कि एक सिंगुलर वर्ब है वो यूज हुआ है। तो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? जी नहीं। ऑल इज वेल सही सेंटेंस है और ऑल आर वेल भी सही सेंटेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम किस केस में इज का यूज करें और किस केस में आर का यूज करें। आइए उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये जो आर है ना ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है और स्टूडेंट्स क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। दैट मीन्स कि ये एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब हम ऑल का यूज किसी काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तभी हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, अगर वो नाउन एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अगर यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, जस्ट लाइक दिस, ऑल ऑफ माई टाइम इज वेस्टेड। यहाँ पे नाउन कौन सा है? नाउन है हमारा टाइम। तो यहाँ पे ये जो नाउन है टाइम, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन टाइम है इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ब इज का यूज किया है। चाहे वहां पे हमने ऑल या सम का यूज किया हो वो कोई मैटर नहीं करता। सो ऑल ऑफ माई टाइम इज वेस्टेड या सम ऑफ माई टाइम इज वेस्टेड, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑल ऑफ द मिल्क इज स्पिल्ड। यहाँ पे ये जो मिल्क है ये किस टाइप का नाउन है? ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे ऑल और सम के साथ यूज हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये जो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स है जो कि कुछ ग्रुप में से कुछ पार्ट को दिखा रहा है, या फिर ऑल ऑफ माई टाइम है, ऑल ऑफ द मिल्क है, ये कुछ ग्रुप में से कुछ पार्ट को दिखा रहा है, तो इसको हम किस टाइप का प्रोनाउन कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है सेपरेटली और इंडिविजुअली, पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये जो ऑल है ये हमारा अनकाउंटेबल का सेंस दे रहा है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑल इज वेल लिखा है। लेकिन यहाँ पे जब हमने ऑल आर वेल कहा दैट मीन्स कि ये हमारा एक काउंटेबल का सेंस देगा, काउंटेबल नाउन का सेंस देगा। ऑल जो कि एक प्रोनाउन है, यहाँ पे किस टाइप का प्रोनाउन है? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी टाइप के नाउन को मेंशन नहीं किया है, किसी भी पर्टिकुलरली टाइप के नाउन को हमने इंडिकेट नहीं किया है, तो ये हमारा हो जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोनाउन हमारा नाउन के लिए ही यूज होता है, तो जहां पे नाउन मेंशन ना हो और प्रोनाउन यूज हुआ हो वो हमारा हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और यहाँ पे ये जो नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल का सेंस दे रहा है प्रोनाउन, और यहाँ पे ये प्रोनाउन काउंटेबल नाउन का सेंस दे रहा है। यही डिफरेंस है ऑल इज वेल और ऑल आर वेल में। आई होप कि इन दोनों पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम समझते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझने के लिए हमें रेसिप्रोकल वर्ड को समझना होगा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है म्यूचुअल, या फिर जिसको हम हिंदी में पारस्परिक भी कह सकते हैं। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो सारे प्रोनाउंस है जो कि नाउन्स, पर्सन या थिंग्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ईच अदर जो है 2 पर्सन्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, और वन अनदर मोर देन 2 के लिए। सेंटेंस में समझते हैं, द स्टूडेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, और फिर मैंने कहा द स्टूडेंट्स लुक्ड एट वन अनदर। सो फर्स्ट सेंटेंस में जो ईच अदर है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप इंडिकेट हो रहा है, और सेकंड सेंटेंस में ये हमें बताया जा रहा है कि वन अनदर जो है वो मोर देन 2 स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। सो ईच अदर और वन अनदर में बस नंबर का ही डिफरेंस है। ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है जो कि स्टूडेंट्स के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी अच्छे से समझ लिया है। And here you are. I'm sure at this moment you must be clear about all the grammatical concepts जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। फ्रेंड्स, कुछ भी समझना टफ नहीं होता, ये हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम किस चीज को किस नजर से देखते हैं। सो द चॉइस इज योर्स। आपको किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को या किसी भी अदर कॉन्सेप्ट को रोट लर्निंग के थ्रू शॉर्ट पीरियड के लिए याद रखना है, या फिर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लाइफ टाइम उसको अपने साथ रखना है। इफ योर आंसर इज द लेटर 1 then just do one thing, subscribe to my channel, hit the notification
notification bell and stay connected with me for more happy learning. Thanks for being a part of this lesson. I'll see you very soon in the next video. Until then, take care and bye-bye.